नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता, बीए फोर्थ सेमेस्टर मेजर हिंदी एनईपी के अनुसार जो लगा है उसमें हिंदी साहित्य गद्य विधाएं हैं बेटा। इसमें कई सारे निबंध लगे हैं। उन निबंधों में से एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध बसंत आ गया है। आज ये निबंध कराने से पहले आज मैं आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अच्छे से कराती हूँ, क्योंकि एक साथ दोनों कराने पे बहुत बड़ा वीडियो हो जाता और आप लोगों की मन को ध्यान में रखते हुए मैं आजीवन परिचय ही करा रही हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये हैं, इन्हीं के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इनके संपर्क में शांति निकेतन में इन्होंने समय बिताया है। वहाँ बहुत कुछ निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, जब बसंत आ गया चैप्टर करेंगे उस पर। आज केवल इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये यूपी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव के रहने वाले थे। ये द्विवेदी थे तो दुबे के छपरा गांव के रहने वाले थे। इनका जो जन्म है 1907 और मृत्यु 1979 यानी 79 में हुआ। और इनके पिता का नाम अनमोल और माता का नाम था ज्योतिषमती देवी। और ये एक बड़े मूर्धन्य निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे, हम सब जानते हैं। और ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य और विद्वान थे, दिशाचार्य थे। सम्मान की बात करें कि इनको निबंध लिखने के बाद किन किन सम्मानों से नवाजा गया, तो 1957 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा इन्हें मिला। 1973 में आलोक पर्व रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। डी.लिट अर्थात डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। बेटा पीएचडी के बाद डी.लिट किया जाता है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में निबंध में अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदार आदि कई सारे निबंध हैं। उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा। आलोचना ग्रंथ इनके हैं कबीर, सुर साहित्य, तुलसी, जायसी आदि मध्यकालीन कवियों पे इन्होंने आलोचना लिखी है। इतिहास लेखन की बात करें बेटा तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल को जो एक पैरामीटर मानते हैं, इतने बड़े लेखक के इतिहास लेखन पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, बड़े तर्क के साथ उनके इतिहास ग्रंथ में कुछ इनको जो ठीक नहीं लगता है उसको बड़े तर्क के साथ खारिज करते हैं। और इनके इतिहास लेख जो है उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास इनके इतिहास ग्रंथ है। ये बहुत बड़े विद्वान थे। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी के बाद अगर किसी आलोचक, इतिहासकार का नाम लेते हैं तो इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही नाम लिया जाता है। साहित्यिक विशेषताएं अब इनका हम देख लेते हैं। तो साहित्यिक विशेषता में पहला है कि प्राचीन और नवीन का अद्भुत समन्वय। इनके निबंधों में प्राचीनता और नवीनता का संगम, अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ये सनातन जीवन दर्शन को नहीं छोड़ते हैं, प्राचीन ज्ञान और साहित्य सिद्धांतों को नवीन दृष्टिकोण से, नवीन अनुभवों से मिलाकर एक निबंध लिखते हैं, जो प्राचीनता को भी लिया और नवीनता को भी लिया। नए दृष्टिकोण से लिखने की कला हजारी प्रसाद द्विवेदी में थी। जैसे इनके हैं निबंध भारतीय संस्कृति की देन, संस्कृतियों का संगम, ब्रह्मांड का विस्तार, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, साहित्य आदि। ये इनके प्राचीन और नवीन विषय को लेके लिखते हैं नए ढंग से। दूसरा है भारतीय संस्कृति के प्रति दृढ़ आस्था। ये बेटा भारतीय संस्कृति के प्रति दृढ़ आस्थावान थे। हमारा संस्कृति तो शुरू से ही बड़ी गौरवपूर्ण रही है, नहीं तो ऐसे नहीं मैथिली शरण गुप्त को जो है ना उसमें लिखते हैं
अतीत भारत के अतीत का गुणगान करते हैं। मैथिली शरण गुप्त, उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा गया। तो भारतीय संस्कृति के प्रति दृढ़ आस्था में वे भारत को महामानव समुद्र स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि भारत जो है ना, ये महामानव यानी महान मानवों का भारत देश एक समुद्र है। यहाँ तरह तरह के विद्वान, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, लेखक, कवि इत्यादि हुए हैं। भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है कि भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता को दिल से स्वीकार करते हैं। बेटा, हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ विभिन्न धर्म, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा के लोग होते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यहाँ विभिन्नता में एकता देखी जाती है, जिसका विश्व में भी अगर किसी देश का नाम ले तो भारत ही है, जहाँ विभिन्नता में एकता है। यहाँ विवाह प्रथा, घर परिवार, संस्कृति टूटा नहीं है, अभी है, चल रहा है। तो अगला पॉइंट, आस्तिकता के भाव। इनके निबंधों में आस्तिकता के भाव है। बेटा, आपने सुना होगा आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर में आस्था रखता है, विश्वास हो। नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो ये इनको ईश्वर के प्रति ये समर्पित है। आस्तिकता के ये प्रबल समर्थक है, ये आस्थावान व्यक्ति हैं। वे मानते हैं कि कोई परम शक्ति इस संसार के पीछे कार्य करती है। हम सब भी मानते हैं कि भाई ये धरती कैसे चल रही है, सृष्टि कैसे चल रही है, रचना कैसे हो रही है, तरह तरह के फूल, फल, नदी, झील, झरना, तालाब इत्यादि हम देखते हैं तो हम भी आश्चर्यचकित होते हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि ये सृष्टि को चलाने वाला कोई न कोई सत्ता जरूर है। और उनके अनुसार ये कहते हैं कि अनादि, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, अनंत जो अंत नहीं, अजन्मा जो जन्म नहीं लेता, निर्गुण और सगुण आपने पढ़ा है। कबीरदास मानते हैं ना, ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, यानी हर जगह। इसे निर्गुण बोलेंगे। निर्गुण जिनको मूर्ति पूजा में विश्वास न हो, सगुण जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो कबीरदास निर्गुण थे, उनको कहना है कि ईश्वर तो हर जगह है। तो ये ईश्वर को यही मानते हैं कि निर्गुण है, अव्यक्त है, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ईश्वर को हम महसूस कर सकते हैं। अज्ञात सत्ता अपने प्रभाव को प्रकट करता है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अज्ञात सत्ता को जब हम महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने भाव प्रकट करता है। इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। और जब ईश्वर में आप आस्था रखते हो तो ऐसा एहसास होता है, ये अनुभव की बात है। आगे है मानवतावादी दृष्टिकोण। ये मानवतावादी के प्रबल समर्थक थे। मानवतावादी होना चाहिए हमें भी, मानव को मानव के लिए जीना चाहिए। मनुष्य का या सभी धर्मों का सार है मानव का कल्याण करना। तो इसलिए ये मानवतावादी लेखक हैं। और इनके निबंध है वो कहीं न कहीं मानवतावादी दृष्टिकोण से लिखा गया है। इनके निबंधों में मानव कल्याण को बार बार स्थान दिए हैं। उनकी दृष्टि में मानव परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। जो इंसान है वो ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। यहाँ इस धरती पे देखते हो कि तरह तरह के जीव, जंतु, जानवर इत्यादि जन्म लेते हैं। उसमें से एक ईश्वर है जिन्हें आवाज, वाणी के साथ साथ भाषा भी मिला है। हम सब अपने भाषा के द्वारा भाव विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। जानवरों में तो आवाज होती है, वो क्या बात करते हैं हम सब नहीं जानते, लेकिन हम मनुष्य अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा हमारे पास मौजूद है। इसलिए हम ईश्वर की श्रेष्ठ कृतियों में से हैं। श्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है, हम मनुष्य हैं, उसके बाद ही कोई और हो सकता है। और उनके निबंध प्रासंगिक और मानवतावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। तो इनके निबंधों में मानवतावादी दृष्टिकोण है, यानी कि उनके निबंध को पढ़ने से हमें जो है ना बड़े गहन रूप से हम विचार करते हैं, बड़े तर्क के साथ ये निबंध लिखते हैं। इनके निबंध सरस और संक्षिप्त होते हैं, रुचिकर होते हैं। प्रकृति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम हर एक लेखक में होता है। लेखक संवेदनशील होता है। कोई भी रचना लिखने के लिए हमारे पास जो है कल्पना तत्व होनी चाहिए, बुद्धि तत्व होनी चाहिए, शैली तत्व होनी चाहिए और संवेदना के भाव होना चाहिए, तभी हम कुछ लिख पाते हैं। तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, सुमित्रा नंदन पंत
कि ये बात को आप जानते हैं। तो जब तक हमारे अंदर भाव नहीं होगा हम नहीं लिख पाएंगे। तो भाव कहाँ से आता है? प्रकृति के बीच। तो ये हजारी प्रसाद को प्रकृति से बहुत लगाव था, प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के प्रति अपार प्रेम है। इनके निबंधों में प्रकृति की मनोरम छटा और भावुक वर्णन देखने को मिल जाता है। चाहे आप अशोक के फूल सीरीज इनके निबंध है उसमें देख सकते हैं, कुटज है, विचार और वितर्क है, देवदार है, आदि कई सारे इनके निबंधों में हम देखते हैं प्रकृति का वर्णन। अब इसके बाद आप बसंत आ गया निबंध पढ़ेंगे, उसमें पूरा ही प्रकृति और तरह तरह के पेड़ों का वर्णन है। जो शांति निकेतन के भवन में तरह तरह के पेड़ है उसका वर्णन इनके निबंधों में हम देखते हैं। देश प्रेम की भावना, द्विवेदी जी की मान्यता है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं उसके प्रति प्रेम करना हमारा धर्म है। इनका एक निबंध है मेरी जन्मभूमि नामक निबंध में लिखते हैं कि यह बात अगर छिपाई भी तो कैसे छिप सकेगी कि मैं अपनी जन्मभूमि को प्यार करता हूँ। रियली अगर हम अपने जन्मभूमि से प्यार करते इस बात को कैसे छिपा सकते हैं? देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और ये छिप नहीं सकता है, कहीं ना कहीं पता चल जाता है। आप क्रिकेट के दौरान कितने राष्ट्रीय कितने देशभक्त हो जाते हैं, और कोई घुसपैठ आदि बात हो तब देखो देश में कैसे देशवासियों का रक्त प्रबल हो जाता है, और होना भी चाहिए। तो इस तरीके से हम देश प्रेम की भावना की बात करते हैं। आपने इससे पहले जयशंकर प्रसाद के कहानी उसमें भी पढ़ी, मधुलिका की प्रेम कहानी, अरुण और मधुलिका के पुरस्कार नामक कहानी में भी पढ़ी कि सबसे बड़ा देश प्रेम के आगे वो अपना प्रेम न्यौछावर कर देती है मधुलिका। तो इस तरीके से देश प्रेम की भावना हर एक देशवासी में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है विचारात्मकता की अधिकता। इनके निबंधों में इनके निबंध विचारपूर्ण होते हैं। इनके निबंधों से पाठक आत्मीयता से जुड़ जाता है, यानी कि रुचि बनी रहती है। इनकी रचनाओं में गंभीर वातावरण के बीच व्यंग की गुदगुदी भी रहती है तथा पांडित्य का भार पाठक को ढोना नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपने निबंधों में व्यंग की गुदगुदी होती है, यानी कि पढ़ने की और इच्छा होती है, व्यंग्यात्मक होते हैं और अच्छा लगता है। और दूसरा, पांडित्य का भार पाठक को ढोना नहीं पड़ता, यानी इनके निबंधों में शुक्ल जी की तरह संस्कृत निष्ठ और बड़े भारी भरकम शब्द नहीं होते। इनके निबंध सरस, सरल, संक्षिप्त और छोटे होते हैं। इसी चीज को हम भाषा शैली में देख लेते हैं कि निबंध में इनके तद्भव, तत्सम जो संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तद्भव उसका हिंदी रूप होता है। देशज अपने देश के शब्द, और विदेशज बाहरी शब्द जैसे कॉलेज और स्कूल, बॉय, रेल, ये सब विदेशी शब्द हैं। तो इनके निबंधों में ये सारे मिक्स है, देशज विदेशज तत्सम तद्भव, और साथ में लोकोक्तियों मुहावरों का भी इनके निबंधों में प्रयोग से, सूक्तियों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है। और इनके निबंध सुरुचिकर, सरस, सरल, बोधगम्य हो जाते हैं, जो पाठक को आसानी से समझ आता है। पाठक इनके निबंधों से जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज मैंने इनका जो है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाओं को भी करा दिया। एक बार और अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, याद करना पड़ता है इनकी रचनाओं को तभी लिख पाएंगे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति है कि देखो इन्होंने उपन्यास, आलोचना, इतिहास ग्रंथ सब कुछ इन्होंने लिखा। तो एक बार आपको पढ़ना चाहिए, इनसे प्रेरित होना चाहिए कि और इसको आजकल आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, उस पर भी हजारी प्रसाद विकिपीडिया में जाएंगे ना तो वहाँ से भी बहुत कुछ मिल जाएगा। वहाँ से भी एक बार आप देखिए, टेक्स्ट बुक भी पढ़िए, यानी विस्तार से जब पूरा पढ़ते हैं तब हम कहीं बोल पाते हैं। तो इसको एक बार पढ़ना है। और दूसरा वीडियो बहुत जल्द आपको बसंत आ गया अपलोड कर दूंगी। तो आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।